नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां हम आपको हर बार एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी कानपुर के मूसा नगर की है। कानपुर देहात जनपद के थाना मूसा नगर का एक गांव है कृपालपुर, जिसमें राम सुमेर यादव अपने दो बेटों रघुराज व सुरेंद्र के साथ रहता था। राम सुमेर की खेती बाड़ी की कुछ जमीन थी, जिससे परिवार का भरण पोषण होता था। वह भले ही संपन्न किसान नहीं था, लेकिन गांव में उसकी अच्छी भली इज्जत थी। राम सुमेर का बड़ा बेटा रघुराज तो पिता के साथ खेती में हाथ बटाने लगा, लेकिन सुरेंद्र का मन खेती बाड़ी में नहीं लगता था। समय के साथ राम सुमेर ने रघुराज का घर बसा दिया, लेकिन सुरेंद्र के साथ परेशानी यह थी कि उसकी संगत ठीक नहीं थी। वह नशा करने का आदी हो चुका था। नशे में वह लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता तो उसकी शिकायत राम सुमेर तक पहुंचती। ऐसे में लोगों ने सलाह दी कि सुरेंद्र का विवाह कर दिया जाए। इसके पांव में गृहस्थी की बेड़ियां पड़ेंगी तो वह अपने आप सुधर जाएगा। लोगों की सलाह मानकर राम सुमेर सुरेंद्र के लिए लड़की की तलाश में जुट गया। नतीजा सार्थक रहा। कुछ ही दिनों बाद सुरेंद्र का विवाह घाटमपुर तहसील के सजेती गांव निवासी सूरज सिंह यादव की बेटी प्रियंका से हो गया। प्रियंका काफी खूबसूरत थी। सुरेंद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी। उसके रूप सौंदर्य ने उस पर जादू सा कर दिया। प्रथम मिलन की रात में प्रियंका जिस तरह उससे समर्पित हुई, उससे सुरेंद्र उसका दीवाना हो गया। सुंदर और समझदार प्रियंका ने सुरेंद्र के आवारा कदमों में ऐसी बेड़ियां डाली कि वह घर गृहस्थी के कामों में रम गया। विवाह के बाद परिवार का खर्च बढ़ा तो खेती के पैदावार से दोनों भाइयों का गुजारा होना मुश्किल हो गया। तंगी की वजह से परिवार में कलह शुरू हो गई। यह देखकर राम सुमेर ने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद सुरेंद्र प्रियंका के साथ अलग रहने लगा। उसका मन खेती में कम लगता था, इसलिए वह किसी दूसरे काम की तलाश में जुट गया। गांव के कुछ लड़के गुजरात के सूरत शहर की कपड़ा मिलों में काम करते थे। वे काफी खुशहाल थे। सुरेंद्र ने पत्नी से सूरत जाने की बात की तो उसने इजाजत दे दी। उसके बाद वह अपने एक दोस्त के साथ सूरत चला गया। वहां वह उसी दोस्त के साथ रहा। उसी के सहयोग से उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। बाद में वह किराए का कमरा लेकर अलग रहने लगा। सुरेंद्र सूरत में था और प्रियंका गांव में। नई नवेली दुल्हन को पति के साथ रहने के बजाय तन्हाई में रहना पड़ रहा था। उसकी उमंगें दम तोड़ रही थी। पति से सिर्फ उसकी मोबाइल के जरिए बात हो पाती थी। प्रियंका अपने मन की बात पति से कहती तो वह हफ्ते भर की छुट्टी लेकर घर आ जाता। तब वह उससे कहती, तुम सूरत में रहते हो और मैं यहाँ गांव में अकेली पड़ी रहती, क्यों नहीं तुम मुझे भी अपने साथ ले चलते हो। सुरेंद्र हर बार प्रियंका से वादा करता कि अगली बार जब आएगा तो वह उसे साथ ले जाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। इस तरह 4 साल से अधिक बीत गए। इस दौरान प्रियंका 2 बच्चों आलोक और अंशिका की मां बन गई। प्रियंका की सभी जरूरतें तो पति के हिस्से की जमीन तथा उसके भेजे पैसे से पूरी हो जाती थी, लेकिन देह की जरूरतें वह कैसे पूरी करती। तन्हा रातों में बिस्तर उसे काटने को दौड़ता था। आखिर उसने एक ऐसे मर्द की तलाश शुरू कर दी जो उसके तन मन का सच्चा साथी बन सके। प्रियंका के घर से चंद कदमों के फासले पर करण सिंह रहता था। वह शरीर से हिष्ट पुष्ट और भरपूर जवान था। वह नौकरी करके अच्छा कमाता था और खूब ठाट बाट से रहता था। वह सिगरेट और शराब का शौकीन था। सुरेंद्र और करण रिश्ते में चाचा भतीजा थे। सुरेंद्र परिवार से अलग रहता था, क्योंकि वह सूरत में नौकरी करता था और उसकी पत्नी बच्चों के साथ गांव में अकेली रहती थी। इसलिए करण ने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। सुरेंद्र जब छुट्टी पर घर आता तो दोनों की सुरेंद्र के घर पर ही महफिल जमती थी। करण प्रियंका को चाची कहता था। प्रियंका के मन में पाप समाया तो वह करण से हंसी मजाक करने लगी। कभी कभी मजाक में वह कोई ऐसी बात कह देती कि करण झेंप जाता।
करण कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं, इसलिए जल्दी ही समझ गया कि चाची उससे क्या चाहती हैं। परिणाम स्वरूप वह भी उसके रूप सौंदर्य की तारीफें करता हुआ उसके आगे पीछे मंडराने लगा। 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद प्रियंका के रूप लावण्य में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी चाल में ऐसी मस्ती थी कि देखने वालों के मुंह से आह निकलती थी। गांव के कई युवक उसका दीदार करने को तरसते थे। एक करण ही ऐसा था जिसे प्रियंका के पास घंटों बैठने और बतियाने का मौका मिलता था। प्रियंका उससे खूब हंसी मजाक करती थी। क्योंकि करण सुरेंद्र का भतीजा था, इसलिए उसने कभी चाची भतीजी के रिश्ते से अलग होकर नहीं देखा। लेकिन सुरेंद्र को क्या मालूम था कि उसका भतीजा ही उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा। घर आते जाते करण अक्सर प्रियंका की तारीफें करता तो वह गदगद हो जाती। एक दिन करण जब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा तो वह बोली, ऐसी खूबसूरती किस काम की जिसकी पति ही न कद्र न करे। मैंने कितनी बार कहा कि साथ ले चलो, लेकिन वह हर बार टाल जाते हैं। करण को प्रियंका की किसी ऐसी ही कमजोर नस की तलाश थी। जब उसने अपने पति की बेरुखी बयां की तो करण उसका हाथ थाम कर बोला, तुम क्यों चिंता करती हो चाची, आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरी सारी खुशियां तुम्हारी। सच करण? प्रियंका ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ चाची, 16 आने सच, तो कल दोपहर में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। करण ने वह रात करवटें बदलते हुए काटी। सारी रात वह प्रियंका के ख्यालों में डूबा रहा। अगले दिन दोपहर होते ही वह प्रियंका के घर जा पहुंचा। प्रियंका उसी का इंतजार कर रही थी। उसने आज खुद को विशेष रूप से सजाया संवारा था। करण ने पहुंचते ही उसे बाहों में समेट लिया। चाची, आज तो तुम हुस्न की परी लग रही हो, नजर हटाने को जी नहीं चाहता। थोड़ा सब्र से काम लो, इतनी बेसब्री ठीक नहीं होती, प्रियंका ने मुस्कुरा कर कहा। कम से कम दरवाजा तो भीतर से बंद कर लो, किसी की नजर पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। करण ने फौरन घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाई, प्रियंका आकर उसमें समा गई। करण के तपते होठ प्रियंका के नरम अधरों पर जम गए। इसके बाद वासना का ऐसा सैलाब उमड़ा कि एक शादीशुदा औरत की पवित्रता, पति से वफा का वादा, 7 फेरों के वक्त पति को दिए गए वचन सब बह गए। अवैध रिश्तों का यह सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। जब भी दोनों को मौका मिलता एक दूसरे की बाहों में सिमटकर हवस की आग बुझा लेते। क्योंकि दोनों का रिश्ता चाची भतीजे का था, इसलिए किसी को शक नहीं होता था। लेकिन ऐसी बातें समाज की नज़रों में ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती। धीरे धीरे पूरे गांव में करण और प्रियंका के नाजायज रिश्तों की चर्चा होने लगी। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र सूरत से गांव आया तो उसके कानों में पत्नी और करण के नाजायज रिश्तों की भनक पड़ी। सुनकर जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़ा। प्रियंका को मालूम नहीं था कि उसके पति को उसके और करण के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। वह खनकती आवाज में बोली, क्या बात है, आज तुम्हारा मूड क्यों खराब है? सच जानना चाहती हो तो सुनो, तुम जो कर रही हो उसे जानकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई है। तुम्हारे और करण के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे बिना छिपाए सारा सच बता दो। सुरेंद्र ने मन की बात कह दी। प्रियंका पति की बातें सुनकर अवाक रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुरेंद्र को सब कुछ पता चल जाएगा। भय के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराए स्वर में बोली, सब झूठ है, लोग हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे कान भर दिए हैं। प्रियंका ने समझ लिया था कि त्रिया चरित्र दिखाने में ही उसकी भलाई है। वह भावुक स्वर में बोली, मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हूँ। कोई दूसरा मेरा बदन छूना तो दूर, मेरी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। तुम मुझ पर यकीन करो, तुमने जो कुछ भी सुना है वह सिर्फ अफवाह है। वैसे भी जिनके पति प्रदेश में कमाते हैं, उनकी औरतों को लोग शक की निगाहों से देखते और बदनाम करते हैं। आखिरकार प्रियंका की बातों से सुरेंद्र को लगा कि वह सच कह रही है। उसने पत्नी पर यकीन कर लिया। कुछ रातें पत्नी के साथ बिताकर सुरेंद्र सूरत चला गया। उसके जाते ही करण और प्रियंका की रातें फिर से रंगीन होने लगी।
अब दिन में करण ने प्रियंका के घर आना जाना बंद कर दिया ताकि लोगों को उस पर शक न हो। प्रियंका मोबाइल फोन से पति से मीठी मीठी बातें करती रहती थी। वह उसे भरोसा दिलाती रहती थी कि वह सिर्फ उसी की है। उसने अपनी चरित्रहीनता छिपाने के लिए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में पति को फोन पर बताया कि 30 अक्टूबर को करवा चौथ है, इसलिए वह करवा चौथ के पहले ही छुट्टी लेकर आ जाए। उसने यह भी कहा कि इस बार वह कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेकर आए, क्योंकि करवा चौथ के बाद दीपावली का त्यौहार है। सुरेंद्र ने प्रिया को आश्वासन दिया कि वह करवा चौथ से 2 से 4 दिन पहले ही आ जाएगा, चाहे छुट्टी मिले या न मिले। इसके बाद सुरेंद्र घर आने की तैयारी करने लगा। उसे जैसे ही फैक्ट्री से पेमेंट मिला, उसने पत्नी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अन्य सामान खरीदा, साथ ही बच्चों के लिए कपड़े भी। फिर वह ट्रेन से गांव के लिए चल पड़ा। सुरेंद्र ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह 25 अक्टूबर को अपने गांव कृपालपुर पहुंच गया, जबकि करवा चौथ 30 अक्टूबर को था। सुरेंद्र के आ जाने से करण और प्रियंका को मिलने में दिक्कत होने लगी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए करण मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीद ले आया। उसने गोलियां प्रियंका को देकर कहा कि वह रात में पति को दूध में मिलाकर दे दिया करे, ताकि उसके बेसुध होकर सो जाने के बाद वे दोनों आसानी से मिल सकें। प्रियंका ने नींद की गोलियां तो संभाल कर रख ली, लेकिन करवा चौथ के पहले वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। करवा चौथ वाले दिन प्रियंका ने अन्य सुहागिनों की तरह दिन भर व्रत रखा। शाम को खूब श्रृंगार किया और चांद देखकर व्रत पूरा किया। रात को वह पूरी तरह पति को समर्पित रही। सुरेंद्र को लगा कि उसकी पत्नी उसी की है। गांव वाले बेकार में उस पर लांछन लगाते हैं। अगले दिन करण से प्रियंका का सामना हुआ तो उसने उलाहना दिया, तुम तो अपने पति के साथ करवा चौथ मनाती रही और मैं तुम्हारी याद में सारी रात करवट बदलता रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ करवा चौथ मनाना है। मैं भी तो तुम्हारे पति से कम नहीं हूँ। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। तुम्हारी मर्दानगी की मैं दीवानी हूँ। आज रात को जब मैं मिस कॉल करूँ तो चुपके से आ जाना, दरवाजा खुला रहेगा। सुरेंद्र गांव में घूम फिर कर रात के 9 बजे घर लौटा। उसने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद प्रियंका नींद की गोलियां मिला दूध लेकर आई और सुरेंद्र को थमा दिया। सुरेंद्र ने दूध पी लिया और कुछ ही देर बाद खर्राटे भरने लगा। सुरेंद्र गहरी नींद में सो गया तो प्रियंका ने करण को मिस कॉल दी। थोड़ी देर बाद करण आ गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। सुरेंद्र के आने के बाद जो क्रम टूट गया था वह फिर से शुरू हो गया। 7 नवंबर को भी प्रियंका ने सुरेंद्र को नींद की गोलियों वाला दूध पीने को दिया, लेकिन उस रात सुरेंद्र कुछ नशे में था, इसलिए उसने दूध पीने के बजाय चारपाई के नीचे रख दिया। सुरेंद्र खर्राटे भरने लगा तो प्रियंका ने समझा कि नींद की गोली का असर है। फलस्वरूप उसने अपने प्रेमी करण को बुला लिया और उसके साथ दूसरे कमरे में चली गई। आधी रात में लघुशंका के लिए सुरेंद्र की नींद खुली तो प्रियंका बेड पर नहीं थी। वह कमरे से बाहर आया तो पास वाले कमरे का दरवाजा बंद था और भीतर से चूड़ियों के खनकने और मस्ती की दबी दबी आवाज गूंज रही थी। कमरे में हल्की रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। दरवाजे में झिर्री थी। सुरेंद्र ने झिर्री से आंख लगाकर देखा तो प्रियंका और करण एक दूसरे में समाये थे। सुरेंद्र का खून खौल उठा। उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो वह खुल गया। सुरेंद्र को अचानक अंदर आया देख प्रियंका और करण हक्के बक्के रह गए। दोनों कपड़े ठीक कर पाते उसके पहले ही सुरेंद्र प्रियंका को जानवरों की तरह पीटने लगा। करण से ना रहा गया तो उसने पिटाई का विरोध किया। इस पर सुरेंद्र और करण में गाली गलौज व मारपीट होने लगी। उसी समय प्रियंका ने करण को उकसाया, आज इस बाधा को खत्म कर दो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। प्रियंका के उकसाने पर करण ने सुरेंद्र को जमीन पर पटक दिया और दोनों ने मिलकर सुरेंद्र का गला घोंट दिया। इसके बाद उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सुरेंद्र के दाहिने हाथ में उसका नाम लिखा था। उसे मिटाने के लिए करण ने कुल्हाड़ी से उसका दाहिना हाथ काट डाला। इसके बाद वह हाथ और खून सनी कुल्हाड़ी गांव के किनारे से बहने वाली सगुत नदी में फेंक आया। लौटकर उसने प्रियंका के साथ मिलकर लाश को चादर में लपेटा
और कमरे में ही बंद कर दिया। सुबह प्रियंका ने पड़ोसियों और अपने जेठ रघुराज को बताया कि कल सुरेंद्र मूसा नगर कस्बा कुछ सामान लेने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। रघुराज ने उसकी खोज शुरू की, लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था। प्रियंका भी पति के लिए बेचैन थी। वह बार बार घर वालों पर दबाव डाल रही थी कि जैसे भी हो वो लोग उसकी खोज करें, जबकि सुरेंद्र की लाश घर के अंदर कमरे में पड़ी थी। प्रियंका और करण को उसे ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिला। 2 दिनों तक सुरेंद्र की लाश घर में पड़ी रही, जिसके कारण दुर्गंध फैलने लगी। यह देखकर दोनों ने गड्ढा खोदकर उसे दफनाने का फैसला किया। 9 नवंबर की रात 11 बजे जब गांव के लोग सो गए तो करण और प्रियंका ने सुरेंद्र की लाश को घर से बाहर निकाला और साइकिल पर रखकर खेतों की ओर चल दिए। उनके गांव के बाहर पहुंचते ही कुत्ते तेज आवाज में भौंकने लगे। इससे दोनों घबरा गए। लोग जाग जाते तो उनके पकड़े जाने का डर था, इसलिए वे लाश को खेत की मेड़ पर फेंक कर घर लौट आए। 10 नवंबर की सुबह गांव के लोग दिशा मैदान गए तो उन्होंने खेत की मेड़ पर हाथ कटी लाश देखी। इससे गांव भर में हड़कंप मच गया। रघुराज भी लाश देखने गया। लाश देखते ही वह रो पड़ा, क्योंकि लाश उसके छोटे भाई सुरेंद्र की थी। खबर पाकर प्रियंका भी पहुंची और तिरिया चरित्र दिखाते हुए बिलख बिलख कर रोने लगी। रघुराज ने थाना मूसानगर पुलिस को सूचना दे दी। खबर मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह और सीओ नरेश चंद्र वर्मा पुलिस बल के साथ आ गए। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि हत्या 2 दिन पूर्व कहीं दूसरे जगह की गई थी और शिनाख्त मिटाने के लिए हाथ काटकर कहीं और फेंका गया था। यह अनुमान इसलिए लगाया गया क्योंकि रघुराज के अनुसार सुरेंद्र के हाथ पर नाम लिखा था। क्योंकि लाश की शिनाख्त हो गई थी, इसलिए पुलिस ने सुरेंद्र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए माती भेज दिया। सीओ नरेश चंद्र वर्मा ने मृतक के भाई रघुराज और पत्नी प्रियंका से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मृतक सुरेंद्र सूरत में नौकरी करता था और करवा चौथ पर घर आया था। वह घर का सामान लेने मूसानगर गया था, लेकिन लौट कर नहीं आया। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक की गांव में न तो किसी से रंजिश थी और न ही किसी से लेन देन का झगड़ा। पता नहीं उसे किसने मार डाला। नरेश चंद्र वर्मा ने थाना प्रभारी को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करके हत्यारों को गिरफ्तार करें। तेज तर्रार इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने अपनी जांच की शुरुआत प्रियंका से शुरू की, लेकिन काम की कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कई अपराधियों को भी पकड़कर पूछताछ की, लेकिन हत्या का खुलासा ना हो सका। धीरे धीरे 1.5 महीने बीत गए, लेकिन हत्यारे के बारे में कुछ पता न चल सका। निराश होकर जितेंद्र कुमार सिंह ने अपने खास मुखबिर लगा दिए। 29 दिसंबर को एक मुखबिर थाना मूसानगर पहुंचा और उसने जितेंद्र कुमार सिंह को बताया कि वह यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन सुरेंद्र की हत्या का राज उसके घर में ही छिपा है। अगर उसकी पत्नी प्रियंका और उसके भतीजे करण से पूछताछ की जाए तो हत्या का रहस्य खुल सकता है, क्योंकि करण और प्रियंका के बीच नाजायज रिश्ता है। मुखबिर की बात पर विश्वास करके जितेंद्र कुमार सिंह ने प्रियंका और करण को हिरासत में ले लिया। थाना पहुंचते ही प्रियंका का चेहरा पीला पड़ गया। थोड़ी सी सख्ती में प्रियंका टूट गई और पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। प्रियंका के टूटते ही करण ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। करण की निशानदेही पर पुलिस ने सैगूर नदी से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद कर ली, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी सुरेंद्र का कटा हाथ बरामद नहीं हो सका। प्रियंका ने बताया कि उसके पति सुरेंद्र ने उसे करण के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे मौत का घाट उतार दिया। क्योंकि प्रियंका व करण ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए पुलिस ने मृतक के भाई रघुराज को वादी बनाकर सुरेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कर प्रियंका व करण को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। 30 दिसंबर को दोनों को माती की अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक उसकी जमानत नहीं हुई है। आलोक अपने नाना के घर रह रहा है, जबकि मासूम मनसिका मां के साथ जेल में बंद है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी से कोई सबक मिलता है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस घटना से कुछ सबक लें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें और सतर्क रख सकें। मिलती हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।